तो ये वैसे भी हमारी रिवीजन क्लास चल रही थी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने फॉरेन एक्सचेंज बीओपी का कई लोगों ने टेस्ट दे दिया था, कई लोगों ने नहीं दिया था। वो टेस्ट आपको देना है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। और अभी मनी और बैंकिंग हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट बजट पिछली क्लास में ख़त्म करा है, तो गवर्नमेंट बजट और मनी बैंकिंग का हम लोग टेस्ट रख लेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये ख़त्म करा रहे हैं क्योंकि छोटा सा ही है चैप्टर। इसमें जो क्रेडिट क्रिएशन वाला पोर्शन है बैंकिंग का, ठीक है, उसकी 22 मिनट की ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो डली हुई है, ठीक है। अगर वहाँ से रिवाइज़ करना हो तो वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बोल दिया था कि मैक्रो में पूरी रिवाइज़ करा रहा हूँ। इसके बाद हमारा नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही बचेगा, तो हम उसको ब्रेक्स में लेंगे, ठीक है। मैं रिवाइज में ब्रेक्स में करा दूँगा। इंडियन इको जहाँ आपको डाउट लगेगा, वैसे तो इंडियन इको का हम लोगों ने सारा कर ही लिया था, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो थ्योरी में थोड़ा सा ना। तो कोशिश ये करेंगे उसका टेस्ट ही हम लोग डायरेक्ट रखें, और जो पोर्शन आपको लगते हैं, चैप्टर्स लगते हैं कि हमने नहीं हो पा रहे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। ऐसा हम लोग कर लेंगे। तो आज हम लोग मनी बैंकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे भी कटा हुआ है चैप्टर, ठीक है। मनी, हाँ जी, हाँ, छोटा सा ही है मनी। वे सारा कुछ इसमें से नहीं करना होता। बैंकिंग में भी जो आगे वाले पोर्शन थे कटवाए हुए थे, बट मैंने आपको पहले जब बैंकिंग कराई थी तो वो मैंने जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस थे वो मैंने आपको सारे कराए थे, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो सेम टॉपिक्स वहाँ पे भी कवर होते हैं, तो वो मैं आज दोबारा करा दूँगा, ठीक है। एक रिविजन हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। या तो मनी में बार्टर सिस्टम था, अब ये नहीं रहा है, हमारा सिलेबस में हमारा नहीं आता। आपको डेफिनेशन ऑफ मनी से आपको करना है, यहाँ से आप कर लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मनी आपको पेज नंबर 5.2 पे मिल जाएगा। मेरे पास संदीप गर्ग है, ठीक है। बाकी अभिदीप, हाँ अभिदीप है यहाँ पे, चलो ठीक है। अभिदीप जहाँ पे कोई टॉपिक होगा ना वो वहीं देख लेना, ठीक है। मैं संदीप गर्ग से करा रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले मनी, अब पैसा क्या है ये तो हमें वैसे पता ही है, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म्स में जो इनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट दी हुई है। तो मनी क्या कहता है, इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफरेड पेमेंट, ठीक है। तो इसमें इसके फीचर्स भी नज़र आते हैं आपको। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि हाथ में अब जैसे बार्टर एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती थी कि आपको एक्सचेंज कर तो पाते थे पर एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन वैल्यू का पता नहीं चल पाता था। मनी से प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, तो इससे ये हुआ कि आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर पाते हो। तो आपको कोई भी सामान लेना है, आप पैसा देते हो, उसके सर्टेन वैल्यू का मतलब अकॉर्डिंगली लोग रखते हैं, उसके हिसाब से आपको सामान मिल जाता है। मेजर ऑफ वैल्यू है, मेजर कर सकते हो ये चीज़ 10 रुपये की है, एक चीज़ 10,000 की है, कोई 15,000 की है, कोई 20,000 की है, कोई 50 रुपये की है। अब इससे मेजर भी कर पाते हो, और साथ के साथ वेल्थ भी मेजर हो जाती है आपकी इसमें। विच इज़ लाइक कि आपको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है, या कंट्री के पास इतना पैसा है, वो सब भी कैलकुलेट कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू है, मनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हो। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता था, जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। ये स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या, अब आपके पास 1-2 करोड़ रुपए है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको अमाउंट आप अपने बैंक में स्टोर कर सकते हो। पर 1-2 करोड़ रुपए, अगर मैं बोलूँगा 1-2 करोड़ दाने गेहूँ के स्टोर करके रखने हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वैसे भी गिनोगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा कमरा चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, इस तरीके से देखना पड़ता है। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड और डेफरेड पेमेंट क्या कहता है कि ना, फ्यूचर डेफरेड मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट्स के लिए आप मनी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं जैसे बोलूँगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, अरे आपकी फीस 10,000 रुपये है, आपको 2 महीने बाद देनी है, तो मैंने डिसाइड कर लिया सब बच्चों को 10,000 रुपये 2 महीने बाद देने हैं, ठीक है। या हमने ट्रांजैक्शन में हम इन्वॉल्व हो गए, यार ये पैसा हमें 3 महीने बाद मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो मनी में आप कॉइन्स, करेंसी, नोट, चेक, ये सब चीज़ें यूज़ करते हो। और मनी एक ऐसी कमोडिटी है विच इज़ चोजन बाय कॉमन कंसेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारे यहाँ पे पेपर मनी है, चेक है, प्लास्टिक कार्ड्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें यूज़ करी जाती है। तो जो भी इसको लीगल टेंडर भी बोला जाता है, विच इज़ लाइक 10 रुपये का नोट है, 500 का नोट है, 2,000 का है, 50 का है, 10 का है, 20 का है, तो उसकी एक वैल्यू है। आप उसको देते हो, सामान खरीद लेते हो, ठीक है। बाय कॉमन कंसेंट गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया हुआ है, तो हम उसको सारे के सारे लोग वही यूज़ करते हैं। अगर कुछ और हो जाएगा, जैसे अभी हम सरकार ने एक मास्क लॉन्च कर दिया, 10 रुपये का मास्क, 50 रुपये का मास्क, अगर वो बोल दिया ये लीगल टेंडर है, तो हमें पेमेंट मास्क में देंगे, ये लो 10 रुपये का मास्क, 20 रुपये का मास्क, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ उन्होंने बताई है, तो ये यहाँ पे बोला जाता है, तो कॉमन कंसेंट से ही किया जाएगा। इसके साथ जो एडिशनली एक टॉपिक जो कि बोर्ड्स में काफ़ी टाइम से आ रहा है, वो है मनी सप्लाई, ठीक है। क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है काफ़ी, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। आप जो भी आपके पास बुक है आप पीछे देखोगे, ठीक है। या सबसे बेटर है कि मैक्रो की तो 10 ईयर है ही अवेलेबल मार्केट में, तो 10 ईयर का फॉर्मेट पे हम लोग आएंगे भी, मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मनी सप्लाई क्या कहता है, अब
हम लोग बात करते हैं सप्लाई की। तो सप्लाई का मतलब क्या था, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे को बोलते हैं मनी सप्लाई मतलब मनी की सप्लाई हो रही है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। मनी सप्लाई क्या कहता है, टोटल वॉल्यूम ये बताता है मनी की हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, पब्लिक के पास जो भी पैसा इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, ठीक है, तो इट इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो मनी सप्लाई जो है वो आप एक तरीके से क्या है, वो स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। तो लिख लो, याद रहेगा, कभी कभी 1 मार्कर में पूछ लेते हैं आपसे, पहले भी मैंने बताया था, मनी इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी पैसा, अगर मैं बोल दूँ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास आज 10 लाख रुपए पड़े, किरत बोल रहा है सर मेरे पास 8 लाख रुपए पड़ा, अदिति बोल रही है मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े, कुछ साढ़े, तो ये हेल्ड बाय पब्लिक है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम बोलेंगे हम 5 लोग अगर इकॉनमी चला रहे हैं, हमारे पास 50 लाख रुपये है, तो दैट इज़ मनी सप्लाई। ठीक है, फीचर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें वही पैसा हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं मनी सप्लाई में जो कि पब्लिक का होएगा, जो कि पब्लिक के पास होगा। बैंक और सरकार के पास जो होएगा पैसा वो हम इंक्लूड करके नहीं चलते। ठीक है, तो टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म। जैसे अब मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मैं इंडिविजुअल भी हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ती है, बट इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर। मनी क्रिएटिंग सेक्टर कौन सा है, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम, जो इनके पास पैसा होता है वो एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं आता, एक्चुअली में हमारा ही पैसा होता है वो, कायदे से देखा जाए तो। इसीलिए इसको स्टॉक का कॉन्सेप्ट बोला जाता है, विच इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम लोग मनी सप्लाई में इंक्लूड करके चलते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, टेक्निकलिटी इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें। मेजर करने का अपना एक तरीका है इसका, तो कहते हैं 1967, 78, 68 तक आरबीआई जो नैरो मेजर मनी का यूज़ करता था, बट 1977 से M1, M2, M3, M4 जो है इन्वॉल्व हो गया। अभी कई बच्चों ने पीछे मेरे को बोला था कि M1 तक ही है, बट हम चारों ही कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, आ कुछ भी जाएगा कोई पता नहीं है। ठीक है, तो M1 सबसे शुरुआती मेजर था और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेजर है, विच इज़ फर्स्ट बेसिक मेजर जो मनी सप्लाई का है। इसको ट्रांजैक्शन मनी के नाम से भी जाना जाता है, और डायरेक्टली आप ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे आपने मुझे फ़ीस दे दी कैश में, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, चेक दे दिया, ठीक है, ये सब M1 में आ जाता है, विच इज़ करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। हमारे पास जो भी करेंसी एंड कॉइन्स पड़ी है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये सब आपका नेक्स्ट टू कैश है, इक्वली यूज़ किया जाता है, टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको M1 मेजर में हम लोग काउंट करके चलते हैं। तो कहते हैं, लिखा हुआ है इसमें, M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई एज ऑल इट्स कॉम्पोनेंट आर इजली यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ये हमने देखा भी है, हम यूज़ भी करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें पेपर नोट्स और कॉइन्स दोनों के दोनों कवर होते हैं। कोई भी करेंसी जो सरकार और बैंक्स के पास है वो हम लोग इंक्लूड करके नहीं चलते हैं यहाँ पे। जैसे इन्होंने क्या बताया, 10 का, 5 का, 2 का, 1 का, पेपर नोट्स डिनोमिनेशन 2000, 500, 100, 50, 10, ये सब चीज़ें जो है हमारी करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक है। इसको हम लोग करेंसी मनी को फिएट मनी भी बोलते हैं, विच इज़ इट डिफाइंड एज द मनी विच इज़ अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी अंडर लॉ, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स। ठीक है, तो आप कैश देते हो, आप चेक देते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो आप चाहे वो 1 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये है, 10 रुपये है, नोट है, जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में आप पेमेंट करते हो, तो आपको लीगली वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यूजली क्या है, आपने मुझे फ़ीस देनी है, तो आपने मुझे 500 का नोट दे दिया, 2000 का नोट दे दिया, हो जाएगा। अब जैसे कई बार कुछ काम होते हैं परचून वाले, छोटे छोटे काम, तो उनको 5-5, 10-10 रुपये में पेमेंट आती है, ठीक है, पता ही होगा। इस तरीके 10 रुपये का सामान ले लिया, 20 रुपये का। तो एक ऐसी कोई था चिरानिया वाला, ये जानते होगा, चिरानिया के आम पापड़ वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब पेमेंट लेने जाते थे, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की पेमेंट वो 5-5 रुपये के नोट में दे देता था, क्योंकि उसको पेमेंट ही ऐसी आती थी, ठीक है, पर क्योंकि लीगल टेंडर है तो हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेक भी नहीं देता था, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करना पड़ता था। तो ये क्या है, सरकार के ऑर्डर से है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर ये लीगल टेंडर मनी भी है, तो ये फिएट मनी भी है, ये लीगल टेंडर मनी भी है, एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यह फिएट मनी बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट है। आज गवर्नमेंट ने ऑर्डर बोल दिया मास्क चलेंगे पेमेंट की तरह, तो आपको मास्क एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ बताइए। इस बात पे मेरा सूप ठंडा हो गया, थोड़ा सा पी लेते हैं। वीडियो में आ रहा है ना। फिर इन्होंने बोला डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ये क्या कहता है, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट विच कैन बी एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर
और डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी हेल्ड एज इट इज रेडिली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। तो आप एक का क्या तरीका होता है आपका, जब आप कैश में पेमेंट देते हो, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या है, जो भी पैसा, जैसे आप सारे लोग या मैं, हम लोग बैंक में जो भी पैसा जमा कराते हैं सेविंग और करंट अकाउंट में, वो डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट क्यों है, क्योंकि जब भी आप मांगने जाओगे वो पैसा आपको मिल जाएगा। आजकल और कन्वीनियंस है, 24/7 आपका ATM चल रहा होता है। आप चाहे करंट अकाउंट यूज़ करो या सेविंग, दोनों में डेबिट कार्ड डालोगे, आपको पेमेंट ऑल द टाइम 24/7 आराम से निकल जाती है। तो ऑन डिमांड है, थ्रू ATM, थ्रू चेक आप उसको निकाल सकते हो। वहीं इन्होंने यहाँ पे बात बताई है, रेडली एक्सेप्टेड है। अब साथ के साथ इन्होंने बोला है क्या, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। इट सेज दैट इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन नेट बेसिस, दैट इट इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड। अब जैसे मेरा बैंक है और प्रियांशी का बैंक है, हम दोनों ने एक दूसरे के यहाँ कोई डिपॉजिट रखा हुआ है, इसको एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि ये हमारा पैसा है, ये पब्लिक का पैसा नहीं है। और वैसे भी ऊपर लिख दिया कि बैंक का पैसा हम इंक्लूड नहीं करते, तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया। So interbank deposit is a deposit held by banks on behalf of other banks. Such deposit do not form a part of money supply as they do not belong to the public. It should be noted while calculating M1 measurement of money supply, only demand deposits are considered as a part of money and not term deposit. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट का डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट हमारे नाम से खुलता है इंडिविजुअल, और करंट अकाउंट बिजनेस का होता है। जैसे मेरा एक ऑलरेडी बैंक अकाउंट सेविंग का है अतुल पोदार के नाम से कैनरा बैंक में, और लोटस सर्कल स्टडी सेंटर के नाम से करंट अकाउंट है IDBI बैंक में। ठीक है, तो ये हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे और वो चीज़ नहीं करेंगे। दीदी कुछ नहीं समझ आया, शक्ल से पता चल रहा है। बोलो क्या नहीं आया। तो लग ही रहा, रजिस्टर्ड है, MSME रजिस्टर्ड है, वैसे भी रजिस्टर्ड है। हाँ, क्या नहीं समझ, कहाँ से नहीं आया ये बताओ। करेंसी कॉइन पब्लिक तो आ गया होगा, लेके घूमते हो, डिमांड डिपॉजिट नहीं आया होगा, बता दो। डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक का, थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, वो रिविजन है ना मेरा, फास्ट पेस हो जाता है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक क्या कहता है कि वो सारा पैसा, जैसे हम पब्लिक है, हमारा पैसा तो हमारा पैसा बैंक में भी होगा, हमारा पैसा घर में भी होगा। तो आप पब्लिक क्या करती है, हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या करंट अकाउंट खुलवाते हैं। जो पैसा सेविंग और करंट अकाउंट में होगा, सेविंग मैंने बता दिया अतुल पोदार कैनरा बैंक, लोटस सर्कल स्टडी सेंटर, करंट अकाउंट IDBI बैंक, सबका अपने अपने बैंक में हो सकता है। ठीक है, वो सारा डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ऑन डिमांड हम बैंक जाके वो पैसा निकाल सकते हैं। आज तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रुपये पड़े हैं, मैंने बोला मेरी 5,000 रुपये फीस, कह रहे अभी ATM से निकाल के देती हूँ, डिमांड डिपॉजिट हो गया, सिंपल सी बात है, ये बोलेंगे। और इंटर बैंक डिपॉजिट हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इंटर बैंक मतलब कैनरा टू IDBI टू ICICI, ये अपने भी कुछ डिपॉजिट्स रख के चलते हैं, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो पब्लिक का पैसा नहीं है। ठीक है, हमें पब्लिक का पैसा नहीं। क्लियर है, दीपिका क्लियर है, ईशान क्लियर है, पहली बार अटेंड कर रहे हो क्योंकि सही है ना। कहीं डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज़। हाँ, दीदी की तरह शक्ल मत बनाना। अभिदीप क्लियर है तुम्हें? कोई डाउट हो अभिदीप अनम्यूट करके पूछ लेना। ओके, अब इसके बाद बात आती है, क्योंकि तीसरी चीज़ है M1 में, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट RBI के अब क्या होता है, देखो अपार्ट फ्रॉम हमारा सेविंग और करंट अकाउंट बहुत तरीके के डिपॉजिट्स और भी होते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला इट इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI। अब RBI पब्लिक से डीलिंग करता है? RBI पब्लिक से डीलिंग नहीं करता। RBI क्या है, सेंट्रल बैंक, और मैंने आपको पहले बताया सेंट्रल बैंक इज़ द बाप ऑफ ऑल द बैंक्स। ठीक है, बाप है, वो ऊपर बैठता है और सबको चलाता है। बेटा हम आपके बाप हैं, हम आपको चलाएंगे। ठीक है, हम माँ और उसका नहीं पता कि क्या है, बट हम उसको बाप ही बुलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें RBI के पास भी काफ़ी सारे डिपॉजिट्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स के, गवर्नमेंट के, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF के, ये सब भी इंक्लूड यहाँ पे किए जाते हैं। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स विद RBI। तो जो बाहर का पैसा है, कुछ गवर्नमेंट का पैसा है, वर्ल्ड बैंक का है, IMF का, वो इंक्लूड कर लेंगे। बट हमारी जो इमीडिएट सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, प्लस जो कमर्शियल बैंक्स है, जैसे जो IDBI है, कैनरा है, एक्सिस बैंक है, कोटक है, इनके जो डिपॉजिट्स होंगे RBI के पास, वो इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंटर बैंक हो गया ना एक तरीके से, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो RBI का प्रपोर्शन बहुत छोटा होता है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं होता। बट M1 को कैलकुलेट करते वक्त आपको करेंसी इन कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI लेकर चलना ही चलना है। 3 चीज़ें लेकर चलनी है। ठीक है, आई बात समझिए? ठीक है। ओके,
इसके बाद आप देखते हो M1 से थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, खली जैसा, वो है M2। तो M2 क्या कहते हैं, M2 में M1 तो होता है प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आ जाता है। अब होता क्या है, ये ईशान को पता होगा, पहले लोग जो है बैंक में जाते थे सेविंग अकाउंट खुलाने, फिर सरकार ने बोला भाई साहब बैंक में क्यों जाओगे, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलवाओ, ठीक है, तो बोले वाह क्या बात है खुलवाओ, और बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था तो लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते थे वहाँ पे। तो आप हम जैसे आम आदमी लोग, हम सारे लोग, हम लोग पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं। वो पैसा भी सरकार ने बोला अरे ये वाला पैसा भी तो है, इसको भी तो इंक्लूड करना है, तो इन्होंने बोला M2 मेजर, M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो भी आप सेविंग करते हैं वो भी आपको इंक्लूड करना होता है। बस ये सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है बात, इसमें और कोई तामझाम नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है, बस एक दिक्कत यहाँ पे आती है, पहले ये प्रॉब्लम होती थी अब नहीं है, सेविंग डिपॉजिट जो भी आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं वो विड्रॉएबल बाय चेक नहीं है, अब हो गया है, विड्रॉएबल बाय चेक है। सो दे कुड नॉट बी प्लेस इन द डिमांड डिपॉजिट बैंक, एज अ रिजल्ट M2 को थोड़ा सा इवॉल्व किया गया, बट अब जो है वो इक्वल टू कैश है। अब जैसे पीछे 2 साल पहले की बात है, तो जैसे किसी से फीस लेनी थी तो उन्होंने मुझे पोस्ट ऑफिस का चेक दिया था, तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने अपने अकाउंट में डाला, क्लियर होकर मेरे अकाउंट में आ गया, ठीक है, तो अब चल रहा है, तो ये एक्चुअल डिमांड डिपॉजिट बन चुका है। पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस के पास उनको अथॉरिटी अपने पास ही है, तुम्हारा अकाउंट नंबर पासबुक सब मिलेगा, बैंक की तरह काम कर रहे होते हैं, तुम तो पता ही होगा, तुम्हें नहीं पता, ईशान के तो पापा ही डील करते हैं ना, उसको पता ही होगा ईशान को, उसको उनके ये डायरेक्ट आप जाओगे अपने नाम से खुलता है, आधार वाधार दो, पासबुक मिल जाएगी, चेकबुक मिल जाएगा, और जो भी हर महीने जा जाके आप पैसे डालते रहो, ठीक है, वो सर, उसमें RD भी होती है, उसमें FD भी होती है, और उसमें ये भी होता है सेविंग भी होती है, ठीक है। उसके बाद अब M2 से इनको दिक्कत हुई, बोले भाई साहब आप पूरे नहीं हो, हमें आपको पूरा करना है, आपका बिहार रचाना है, तो उसने बोला कि M3 भी लौट लेके आएंगे, तो M3 में M1 तो है, M2 नहीं है, उसमें नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक आ गया। नेट टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जो कि एक सर्टेन टाइम पे मैच्योर होता है। नेट इसलिए बोला गया है यहाँ पे, नेट का कॉन्सेप्ट, इसको यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, वैसे अब आपता भी नहीं है, ये कम ही कर दिए, तो ये वो देखे जाते हैं जो इंटर बैंक के पॉइंट से किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स के नाम से बोला जाए। टाइम वाला वो हो गया जो FD RD वगैरह होती है ना, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, वो सब चीज़ें कवर होती है। फिक्स डिपॉजिट क्या है, 1 साल बाद मैच्योर होएगा, और RD क्या, आपको हर महीने पैसा डालना पड़ता है, और जितने साल के लिए आप कराओगे उस टाइम के बाद वो मैच्योर होकर आपको मिल जाता है। तो नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स आप, तो ये बैंक टू बैंक वाला होएगा, वो इंक्लूड करके चलते हैं। तो M3 में M1 के साथ नेट टाइम डिपॉजिट भी आ जाता है, ये थोड़ा सा ब्रॉडर मेजर है। और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, अब इसमें इन्होंने बोला कि भाई हमारे दो अब शादी हो गई तो एक जना और ऐड होएगा हमारा, तो बोले M4 में बोला M3 है, तो M3 का कॉन्सेप्ट क्या है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, प्लस इन्होंने बोला टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है। तो अब ये होता क्या था, जैसे हम जैसे लोग जो होते थे अपना सेविंग अलग अलग तरीके का पोस्ट ऑफिस में भी करते थे, तो जितना भी टोटल है, नॉट सिर्फ सेविंग, RD FD जो भी जिस तरीके का, उसको हम लोग M4 में इंक्लूड कर देते थे, ठीक है, ये चीज़ बताएं, बस ये आपको यही याद करना है, इसको एक्सप्लेनेशन कुछ करने के लिए नहीं आती। सबसे ज़्यादा 2 मेजर चीज़ें जो है वो M1 और M2 है, आपको उसी पे फोकस करना है बस, ठीक है, अच्छे से याद वही होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। M1 M2, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उसके बाद थोड़ा सा M2, M3 M4 थोड़ा सा स्लाइटली हाईली लिक्विड नहीं है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि क्या है M1 वाला आप एग्जैक्टली कैश है तो आप आराम से उसको यूज़ कर पाते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अगर फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो 4 मेजर्स हैं, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, M4 लीस्ट लिक्विड है, M3 जो है वाइडली यूज़ किया जाता है मेजर, एंड इसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोला जाता है, और M1 और M2 जो है नैरो कॉन्सेप्ट है, M3 और M4 ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बस यही बताया हुआ है आपको, और आपको फोकस ज़्यादा किस पे करना है, M1 M2 पे बस। 3 और 4 कम आते हैं, पहले आते थे अब नहीं आते, M1 M2 पे रखना, मनी सप्लाई विद M1 M2। स्कूल में कटवा दी होंगे पर मैं कराता हूँ, M1 M2 तक रखना ना बस, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम से बोले जा रहे हैं, पर वो ना सैम्पल पेपर में कभी कवर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ही कराया मैंने भी, इसलिए मैंने बोला सिर्फ M1 M2 करना। क्लियर है भाई? कीरत, ईशान क्लियर है? अदिति कोई डाउट? पक्का अभिदीप तुम्हें क्लियर है भाई? ठीक है, ओके।
ओके इसमें जो नई बुक जिन लोगों के पास है संदीप गर्ग या जो भी है, ठीक है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको पीछे दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप जो है अपने तरीके ढूंढ सकते हैं याद करने के, सफिशिएंट है क्योंकि बोर्ड में ही आ चुके होते हैं क्वेश्चन। बाकी हम लोग डिस्कस तो खैर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट चैप्टर पे आइए। इसके बाद इसमें से कुछ नहीं आता, बैंकिंग पे आ जाओ, चलता रहता है सब तो ज़िंदगी में। ओके जी, तो इसके बाद आप आ जाइए बैंकिंग पे कमर्शियल बैंक तो आपका कट चुका है, ठीक है, ये तो नहीं आ रहा। और तो आप इस पे आ जाओ सीधा। पहले ये कर लेते हैं हम लोग मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, बट उससे पहले हम मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन पढ़ें। प्लीज़ ध्यान से सुनना, मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन, इसकी एक सेपरेट वीडियो विद बोर्ड मैंने बना रखी है 22 मिनट की, वो आप देख लेना। मैं आपको थ्योरी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वहाँ पे भी मिल जाएगी, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, ठीक है। तो मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। अब होता क्या है, ये ना बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, हालांकि कमर्शियल बैंक तो इन्होंने कटा दिया है यहाँ पे। तो ये क्या बोलते हैं, बैंक जो भी पैसा लेता है, ठीक है, और वो सिर्फ अपने पास नहीं रखता, बैंक क्या करता है, वो पैसा आगे दे देता है। अब ये बोलते हैं जैसे बैंक लोन बांट रहा है, बैंक ये दे रहा है, कहाँ से आता है वो पैसा, हम लोगों के पास ही से आता है। और बैंक को फ़ायदा, बैंक किस लिए काम कर रहा है, बैंक प्रॉफिट के लिए भी काम कर रहा है। नुकसान भी होता है तो प्रॉफिट की, क्योंकि सैलरियाँ भी देनी है, खर्चे भी हैं, सब चीज़ें हैं, वो सब मेंटेन करना है। तो बैंक ना उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, पैसे से पैसा बनाता है बैंक, ठीक है। इसके लिए क्या बोल रहा है कि जैसे एक सर्टेन, आप लोगों ने हमने ADAR जो ADAS वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने CRR SLR ये सब LRR ये सब चीज़ें लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा था। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है आपको कैश अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। जैसे CRR होता है, CRR क्या होता है, कमर्शियल बैंक RBI के पास मेंटेन करती है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, कि इतना कैश जो है अपना एक तरीके से सिक्योरिटी मनी की तरह हम अपने पास रखते हैं। फिर होता है SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या कहता है कि कमर्शियल बैंक को बोला जाता है, RBI बोलती है कि हमेशा इतना कैश आपके पास बैंक में होना चाहिए अपने पास, ठीक है, क्योंकि आपके पास लोग पैसा जमा कराने निकालने आते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग SLR के नाम से जानते हैं। तो ये जो LRR होता है, ठीक है, उससे पहले मतलब क्रेडिट क्रिएशन शुरू करें तो वही LRR बता रहा हूँ। इसको मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज ड्यू टू अ गिवन चेंज इन डिपॉजिट, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेशियो, इट इज कैलकुलेटेड एज। तो कहते हैं जितना आप डिपॉजिट करोगे उससे कई गुना बैंक मनी क्रिएशन कर पाती है। जैसे क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि LRR है 20%, तो मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/LRR। सिंपल, ये मतलब थियोरेटिकली भी समझ आ जाएगा, बोर्ड पे कराने की ज़रूरत नहीं है, 1/LRR। तो 20% हो गया, मनी मल्टीप्लायर इज़ 5, यानी अगर आप 1000 रुपये जमा करा रहे हो तो बैंक उससे 5 गुना पैसा बना लेगी, यानी 5 गुना इज लाइक 5000, ठीक है। ऐसे जो भी रेशियो होगा, जिस तरीके से डिसाइडेड होगा, उस तरीके से जो है आप कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 20% का इन्होंने लिखा है, 10% है, 30% है, 40%, इस तरीके से चल सकता है। तो मनी मल्टीप्लायर आगे 5, यानी अगर एक इंसान 5000 रुपये बैंक में जमा करा रहा है तो बैंक उसका 5000 बना रही है, 5000 करा रहा है तो 25000, 25000 करा रहा है तो 1,25,000, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और ऐसा बैंक करती भी है। तो ये उन्होंने बताया। एक एग्जांपल और दिया हुआ है, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि मनी क्रिएशन आपको क्लियर हो जाए। जैसे इनिशियल डिपॉजिट करा है 1000 करोड़ का, LRR है 12.5%, LRR को कैलकुलेट करोगे मनी मल्टीप्लायर या मनी क्रिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/LRR इज 1/0.125, यानी 12.5/100 करोगे तो 0.125, ये आता है 8। तो 1000 करोड़ का 8 गुना कितना हो गया, 8000 करोड़। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, जो भी एग्जाम्पल है, मैं जस्ट वर्बली आपको एक बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। ये चीज़ करी जाती है। अब इस मेथड को यूज़ करके हमारे जो पैसे हम जो जमा कराते हैं उससे बैंक जो है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कर पाता है। 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्केड्यूल दे देते हैं, उसको पूरा करने के लिए बोलते हैं, या पूरी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, या फिर LRR का क्वेश्चन दे देते हैं आपको, उसके थ्रू फिर आपको सारा प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। तीनों तरीके से आता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कमर्शियल बैंक की। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट कर पाती है, जो कि इनिशियल डिपॉजिट से कई गुना ज़्यादा होती है। ये प्रोसेस 2 तरीके से इसको समझा जा सकता है, इसका एजम्पशन है। पहली बात ये,
एंटायर कमर्शियल बैंकिंग जो है उसको बैंक्स बोला जाता है, जैसे हम लोग बैंक से ही डील करते हैं हम जैसे लोग। और दूसरी बात, जितना भी ये कहते हैं, दूसरी एजम्पशन क्या है, जितना भी पैसा हमारी इकोनॉमी में घूमता है, जो कि होता नहीं है, सारा बैंक्स की तरह घूमता है, तभी बैंक क्रेडिट क्रिएट कर पाती है, ठीक है। चाहे वो पेमेंट है चाहे वो डिपॉजिट है। तो कहते हैं डिपॉजिट जो भी आप बैंक में रखते हो, बैंक उसको लोन देने की तरह यूज़ करता है, ठीक है। एंड बैंक कैन नॉट यूज द होल ऑफ द डिपॉजिट, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन फॉर द डिपॉजिट एज रिजर्व। जैसे अगर मैंने बोला 20% LRR है, ठीक है, तो 20% LRR मतलब आपको लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, आपको 1000 रुपये का 20% अपने पास रोक के चलना पड़ेगा। 800 रुपये का आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बैंक हूँ, कीरत मेरे पास आता है पैसे जमा कराने, अब मेरा बैंक का रिजर्व का क्या है, RBI ने बोला आपको 20% मेंटेन करना है, तो 200 रुपये मैंने अपने पास बचा लिए, इसके 800 रुपये को मैं अब अदिति को लोन दे सकता हूँ, ठीक है। अदिति मेरे पास लोन देने आए, अब जिसको क्या हुआ, कीरत ने मुझे पे डिपॉजिट कराया, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, कीरत को उस पर इंटरेस्ट मिला 6% का, अदिति को मैंने लोन दिया, उसको इंटरेस्ट चला रहा हूँ मैं 10% का, तो जो बीच का गैप है 4%, वो क्या है, प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है, बैंक का। इसको हम लोग क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो इधर से लिया उसको दे दिया, वो देगी तो दूसरे को दे दूंगा, वो तीसरा देगा तो चौथे को दे दूंगा, ये करती रहती है। मतलब ऑब्वियसली इस तरीके से नहीं करती, एंड नहीं होता ना, चलता रहता है बेचारा। हाँ थका, चलते रहो, कोई रुकना नहीं है भाई बीच रास्ते में, रुक जाओगे तो बैग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो लीगल कंपल्सरी है। फ्रैक्शन को LLR बोला जाता है, रिजर्व रेशियो भी बोला जाता है, और ये सेंट्रल बैंक फिक्स करती है। बैंक को 100% रिजर्व नहीं रखना होता, सेंट्रल बैंक जो भी बोलती है उसी तरीके से करना पड़ेगा। वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट आर केप्ट एज कैश रिजर्व लाइक अ सिक्योरिटी। तो कहते हैं बैंक्स कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व बिकॉज अ प्रूडेंट बैंकर बाय हिज एक्सपीरियंस नोज टू थिंग। ठीक है, अब बैंक को ये पता होता है कि जो भाई साहब पैसा जमा कराने आते हैं वो जमा करा देंगे। अब ऐसे थोड़ा होगा, मैं गया जमा कराने, उधर ATM से निकाल लिया, 1 लाख जमा करा, इधर से निकाल दिया 1 लाख, और मज़ा आ गया भाई साहब। वैसे 1 लाख ATM से निकलते नहीं, कोई नहीं करता। तो बैंक को ये पता है सारे डिपॉजिटर्स जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं सेम टाइम पे विड्रॉ करने नहीं आते, ठीक है, सेम टाइम पे विड्रॉ करने नहीं आते। 1 मिनट होल्ड करो, सॉरी कॉल आ गया था। या तो बैंक को ये पता होता है सारे के सारे लोग आते नहीं है विड्रॉ करने, और दूसरी बात ये, अगर विड्रॉ करने आएंगे भी तो पूरा अमाउंट नहीं निकालेंगे, ठीक है। सब लोगों के साथ ही होता है, आप लोगों के घर में होगा, जैसे हर एक इंसान सेव कर रहा होता है, हर महीने 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50, 1 लाख रुपए डालते हैं। तो कभी ज़रूरत होगी तो हमने कुछ 50,000 निकाल लिए, 10,000 निकाल लिए, 500 निकाल लिए, ऐसे करके कर रहे होते हैं। फिर साथ ये भी क्या है कि अब सब लोग इकट्ठा करके कर देंगे, बट इसके बाद भी नए फ्लोज, नए डिपॉजिट्स हमारे पास आते रहते हैं। अब जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं रेगुलर जा रहा हूँ, तो कीरत ने भी ज्वाइन कर लिया, कीरत भी जमा करा रहा है, अदिति ने भी करा लिया, ईशान ने भी करा लिया, अभिदीप ने भी करा लिया, गुरुवंश ने भी करा लिया, सब लोग धीरे धीरे करके जमा करा रहे हैं। तो नए आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, डेली डिमांड जो कैश विड्रॉल की उनके पास आती है, बैंक को कुछ रिजर्व अपने पास रखना होता है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, बैंक आपको बोलती है सेविंग अकाउंट में भाई साहब मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए, करेंट अकाउंट में इतना होना चाहिए। बोलते हैं ना भैया, नहीं होगा तो काट लेंगे आपका पैसा, बोल रहे हैं पहले, ठीक है। वो भी बड़ा आजकल बड़ा ज़्यादा काटते हैं, ठीक है, तो वो आपको पहले बोल देते हैं, ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इट मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ द बैंक शो दैट विड्रॉल्स आर जनरली 20% ऑफ द डिपॉजिट। तो सिंपल सी बात है, वो बैंक का एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मतलब अगर मान के चलो कि हर दिन अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए आ रहा है, तो उसमें से 25 करोड़ किस में, हाँ जी चार्जेस लग जाते हैं, अब माइनस में नहीं करते, अब चार्जेस लगा देते हैं। तो अगर 25 करोड़ रुपए डेली का काम है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ डिपॉजिट होगा, तो आप बैंक को पता चल गया कि मेरा भाई मेरे जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं उसमें से 25 करोड़ ही यूज़ होता है, तो 25% रिजर्व उनको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बट हर बैंक के लिए अलग नहीं होता, सेंट्रल बैंक सबके लिए फिक्स्ड रखती है ये, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसलिए उनको वो रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, अपनी बुक में देखना एक बार प्लीज़, इसका एक शेड्यूल भी बना हुआ है, ठीक है, और बॉक्स बना रखा है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं सिंपली यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो मैं एक सेकेंड जरा होल्ड करिए, ओके। तो इसमें आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, इसमें LRR की कंडीशन आपको दी हुई है 20%, ठीक है, और 20% के हिसाब से आप 5 गुना पैसा क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, आपको ना नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्चुअली ऊपर ही दिया हुआ है कि इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट जो है 1000 है, LRR 20% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 का 20% बैंक अपने पास रख सकती है, 800 रुपये का वो किसी को भी लोन दे सकती है क्रेडिट क्रिएशन के लिए, वो यूज़ कर सकती है। तो आप स्केड्यूल देखो, ठीक है, डिपॉजिट हुआ 1000 का, CRR LRR कितना है, 200 है, तो 800, अब क्या हुआ, 200 रुपये उन्होंने बचा लिए, 800 रुपये का लोन दे दिया,
ठीक है, अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक्सप्लेनेशन वहाँ पे पढ़ लेंगे। मैं बैंक था, कीरत ने मेरे पास 1000 रुपये जमा कराए। अब मेरे पास हक है, आरबीआई ने बोला है कि मैं 20% रोकूंगा और कंपलसरी है, तो 20% मैंने रोक लिए। 800 रुपये का लोन देना है। अब 800 रुपये का मैंने तो लोन देना है ना, पर लोन मांगने वाला भी तो होना चाहिए कोई। उसी टाइम आदित्य आते हैं वहाँ, ठीक है, स्कैम 92 के पीछे जो धुन आ रही होती है उसकी तरह, है ना। स्कैम 1992 की धुन में, तो उसको स्कैम करना है, क्योंकि मेरे को क्या पता स्कैम करेगी ही नहीं करेगी, वो अलग बात है। चलो एनीवे, ठीक है, तो 800 रुपये वो लेंगे बैंक, भाई साहब 800 रुपये का लोन दे दीजिए। मैंने 800 रुपये का लोन क्यों लो, 800 करोड़ का लोन लो, ठीक है। तो बोला एनीवे चलिए, अब उसको मैंने 800 रुपये दिए। अब क्या होता है, ऐसा बैंक क्या करती है, बैंक आपको 800 रुपये ऐसे नहीं दे दिया, दीदी आई है 800 रुपये, अरे वाह दीदी सुंदर लग रहे हो आज, लो 800 रुपये। बैंक आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगी, बैंक आपको एक अकाउंट खोल के देती है जो कि अदिति के नाम से लोन अकाउंट होएगा, उसमें वो पैसा दे देती है, ये आपके 800 रुपये। अब अदिति के ऊपर है, वो उसको एक बार में पूरा यूज़ कर ले या टुकड़ों में यूज़ कर ले, 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरीके से ऐसे करके यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि 800 के 800 पूरे यूज़ हुए। अब 800 रुपये अदिति ने डिपॉजिट करा दिए, अब वो डिपॉजिट हुआ है, फिर से 800 यूज़ करके 800 डिपॉजिट करा दिए। अब बैंक के पास फिर क्या अथॉरिटी है जी, जो भी डिपॉजिट आएगा उसका 20% आप रोक सकते हो, ठीक है, और उसके ऊपर का आप दूसरा लोन दे सकते हो। तो 20% रोका 160 रुपये, और 620 रुपये जो है 640 रुपये जो है अदिति के लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी और को दे दिया। वो कैसे दिया, कैसे, तो उसके बाद दीपिका आ रही है पीछे से, बैंक जी हमें भी लोन चाहिए, कितने का लोन चाहिए, 640 रुपये का लोन चाहिए, तो 640 रुपये इसको दे दिया। अब देखो क्या हुआ, इसके पैसे से मैंने एक तो लोन दे दिया, उसका मुझे प्रॉफिट आया, इसने जो डिपॉजिट कराया वापसी वो मैंने दीपिका को दे दिया। अब दीपिका जो इंटरेस्ट देगी वो तो एक अलग बात है, और उसका पैसा जो बचा होगा 20% वो मैं फिर अंकित उसको दे दूंगा शाम को। ऐसे ही ये प्रोसेस चल रहा होता है। और जो भी LRR होगा, अब जैसे 20% चल रहा था, तो यहाँ पे 5 गुना पैसा मैं क्रिएट कर पाऊँगा। तो अब स्केड्यूल देखो, राउंड 1 में 800 रुपये का डिपॉजिट क्रिएट हुआ, ठीक है, और उसका 20% रोक लिया 640, फिर किसी और के पास गया, उसका 20% रोका 128, 512, ऐसे चलता रहेगा जब तक पूरा 5000 रुपये तक नहीं आ जाता, लोन 4000 का नहीं हो जाता। तो लोन 4000 का कैसे हो गया, 5000 का 80% हो गया 4000, और 20% तो LRR था, तो 1000 जो LRR रह गया। सिंपल इज दैट, ये कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है। ये तरीका होता है जो बैंक अपनाती है। ये प्रोसेस क्लियर हुआ, समझ आया बैंक कैसे काम करता है, पक्की बात। ईशान समझ आया कि नहीं आया भाई, अदिति क्लियर हो गया, अभिदी तुम्हें क्लियर हुआ बैंक का क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस, ठीक है। इसकी ना अभिदी वीडियो ऑलरेडी एक डली हुई है 22-23 मिनट की, वो भी आप अलग से देख सकते हो, वो ऑन बोर्ड मैंने करा रखी है, तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन सारे चक्करों में, ठीक है, जो कीरत ने मुझे पैसा दिया और मैंने अदिति को दिया, अदिति से दीपिका, दीपिका से ईशान, ईशान से प्रियांशी, और अभिदी बुरवन से घूमता, इस पूरे प्रोसेस में जो मैं पैसा कमा पाऊँगा, जो मैं बना पाऊँगा, उसको हम लोग मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन के नाम से बोलेंगे, ठीक है। तो कीरत के 1000 का मैंने 5 गुना बना दिया, तो जैसे 4 लोगों को या 5 लोगों को दे दिया नीचे, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया उसका। ये इन्होंने यहाँ पे प्रोसेस बताया। वो डिपेंड करता है कि क्या CRR है, वो रेशियो क्या है, LRR क्या चल रहा है। वैसे तो कम है ही, तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा कम होता है, वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का जो रिजर्व है वो बैंक खुद भी नहीं छेड़ सकती, वो कंपलसरी क्योंकि शो करना पड़ता है, RBI के पास मेंटेन होता है ना, इसलिए। क्लियर है, समझ आ गई बात? हाँ जी, वो तो करना है 6.6 पेज है, या फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो ना मनी क्रिएशन, अब ये कहते हैं मनी क्रिएशन में कमर्शियल बैंक रेजिस नेशनल इनकम, ये मार्क कर लेना। मनी क्रिएशन जो भी कमर्शियल बैंक करती है उससे हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है। क्या लगता है, नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए? मनी क्रिएशन से नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा ही, क्योंकि बढ़ेगा, इसका एक अमाउंट जनरेट किया हुआ, दूसरों की भी इनकम बन रही है, वो भी उसको खर्चा करेंगे तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक लेंड मनी मेनली टू इन्वेस्टर्स, द राइज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी लीड्स टू राइज इन नेशनल इनकम थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने अब जो लोन मांगने आएगा तो उसको ज़रूरत क्यों होगी, कंजम्पशन पर्पस या इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो वो कहीं ना कहीं पैसा खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो अल्टीमेटली उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें दिख ही रहा होता है। तो मनी क्रिएशन जो है आपका नेशनल इनकम बढ़ाती है, ठीक है, ये बताएं। अब बात आती है आपकी द बाप ऑफ ऑल द बैंक्स, दैट इज सेंट्रल बैंक RBI है हमारी, इससे पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, पब्लिक डीलिंग हम इसके साथ नहीं करते हैं, पब्लिक डीलिंग इसके साथ बैंक डीलिंग होती है। RBI सारे बैंक के साथ डील करता है, RBI सारे बैंक को रेगुलेट करता है। जो बिजनेस स्टडीज़ वाले हैं उनको पता होगा,
ठीक है, कि सेबी, आपने सेबी का वॉचडॉग फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें भी बताया हुआ है। वो सबको क्या करती है, सेबी जो है पूरे सबको रेगुलेट करके चलती है, सारे इन्वेस्टर्स को, कंपनी को, सब चीज़ों को। यहाँ पे आरबीआई वो सारे काम करता है। आपको क्या इंटरेस्ट रेट रखना है, कितना रिजर्व रखा जाएगा, किसको लोन दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते, कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सब चीज़ें आरबीआई यहाँ पे करके चल रही होती है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है उसको आरबीआई बुलाया जाता है। एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, जो कि कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट और डायरेक्ट करता है एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। टॉप पोजीशन है हमारी कंट्री में। सारी फाइनेंशियली डेवलप कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई था, जो कि अप्रैल 1, 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर पास होकर बना था। ठीक है, ये 1 मार्कर है, आप मार्क कर लीजिएगा, आ सकता है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इंडिया में आरबीआई है, यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यूएसए में इसको फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है। हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता ही होता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात ये है कि इसके सेंट्रल बैंक के होते हैं फंक्शंस। तो इसका एक फ्लो चार्ट आप देख रहे होगे, यहाँ पे नीचे फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो इससे आपको ना वैसे पढ़ोगे तो क्लियर हो जाता है, बट इसको डिटेल थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज़ एक चीज़ जो इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखी है, वो हमें आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है करेंसी अथॉरिटी है। आरबीआई सारी करेंसी प्रिंट करता है, एक्सेप्ट जो 1 रुपये का नोट है उसको छोड़ के, ठीक है, 1 रुपये का नोट और कॉइन्स जो बन रहे होते हैं उसको छोड़ के आरबीआई सारी अथॉरिटी रखता है, वो नोट प्रिंट कर करके मार्केट में पहुँचाता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, या वैसे भी यूजली डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली होता है। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। तो करेंसी अथॉरिटी की बात करेंगे, पहले मैं आपको ब्रीफ ऐसे ही कर देता हूँ, ये पढ़ भी देता हूँ साथ के साथ, कि सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी होती है करेंसी इशू करने की। इंडिया में आरबीआई के पास करेंसी अथॉरिटी है, वो नोट प्रिंट करता है एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट एंड कॉइन्स। 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी अंडर विच वाइल द अदर करेंसी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो आपने देखा होगा नोट कभी भी खोलना है तो नीचे गवर्नर के साइन होते हैं, गवर्नर लिखा होता है, ठीक है, इस तरीके से। और जितनी भी करेंसी आरबीआई इशू करता है उसकी ना मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है, दैट इज सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज टू बैक द करेंसी विद असेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू टू एनहांस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेपर करेंसी। यूजली जैसे क्या होता था कि ना मिनिमम डिपॉजिट्स अगर करेंसी प्रिंट करने के लिए आपको 110 करोड़ रुपए रखने पड़ते हैं, 110 करोड़ मिनिमम डिपॉजिट होता है, 110 करोड़ दो और उसके हिसाब से आप जो है जितनी भी करेंसी प्रिंट करा सकते हो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जैसे फेस वैल्यू 2500 का नोट है, मैंने पहले भी बताया था, तो 2000 रुपये का नोट एक्चुअली में 3.25 रुपये का पड़ता है, कॉस्टिंग है उसकी, और 500 का नोट 2 रुपये 75 पैसे का पड़ता है, इस तरीके से, ठीक है। तो बट वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे तो उतने का ना आपको रिजर्व क्रिएट करके चलना पड़ता है। तो 110 करोड़ का मिनिमम रिजर्व है, तो आप वो गोल्ड में भी, कॉइन में भी, बुलियन में भी, फॉरेन सिक्योरिटी में भी, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हो, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पर आप ये देखते हो कि कोई भी ना दूसरा कोई बैंक नहीं है जो कि नोट प्रोड्यूस करता हो, प्राइवेट नहीं है, अंबानियों ने नहीं खोला हुआ है हम अपने नोट प्राइवेट छाप छाप के देंगे, नहीं जी, नकली नोट छपते हैं। बट आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है, तो यूनिफॉर्मिटी रहती है, एक जैसे नोट रहते हैं, ठीक है, एक जैसी करेंसी रहती है। सेंट्रल बैंक के पास इन्फ्लुएंस है, वो मनी सप्लाई रेगुलेट कर सकती है, कम ज़्यादा इकोनॉमी में करा जा सकता है। सुपरविजन और कंट्रोल बैंक्स के ऊपर आरबीआई का सारा सारा रहता है। फिर पब्लिक का फेथ हो जाता है, भैया ये करेंसी है चल रही है, इसका फेथ है। अब यहाँ पे कोई, अब बोलोगे दीपिका गई है दुकान पे शॉपिंग करने, हाँ जी शॉपिंग करनी है, कितने हो गए बिल, 10,000 रुपये हो गए, ये लो डॉलर। वो बोलेगा डॉलर का क्या करना है भाई, इंडियन करेंसी में पेमेंट दो। तो लोगों का फेथ है भाई इंडियन करेंसी चलेगी, वो तो ना डॉलर एक्सचेंज कराता फिरेगा जगह जगह जाके, ये चीज़ है। फिर इससे क्या होता है, हमारी अपनी करेंसी आप यूज़ कर रहे होते हो तो इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू हमारी करेंसी की बनी रहती है, जो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ था ना अपने फॉरेन एक्सचेंज में, उस तरीके से। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इस टाइम पे बीजेपी है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो कर सकता है। जब भी सरकार को बजट, हमने पढ़ा था, बजट में अगर कोई कमी आती है तो सेंट्रल बैंक जो है से पैसा वो ले लेते हैं भाई ट्रेजरी बिल्स को बेच के। ट्रेजरी बिल्स आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, टी बिल्स 25,000 रुपये का होता है और मल्टीपल्स में बिक रहा होता है वो, ठीक है, इस तरीके से। एंड व्हेन सेंट्रल बैंक एक्वायर्ड दी सिक्योरिटी, वो नई करेंसी इशू करता है, इसको हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो जब भी डेफिसिट फाइनेंसिंग आएगी, नए नोट छपेंगे, नए नोट छपते हैं, मनी सप्लाई इकॉनमी में बढ़ जाती है। ये गवर्नमेंट बजट में अभी पिछली क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखना। और इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, क्योंकि नए नोट आएंगे, नए नोट लोगों के पास पहुँचेंगे, लोग अरे भाई साहब हमारे पास पैसा आया, बोलेगा अब खर्च करो, तो महंगाई होगी, डिमांड ज़्यादा आएगी, ठीक है। इसलिए बोलते थे कि गवर्नमेंट बजट में उन्होंने बोला बोरो करो पैसा, बोरो करोगे तो उनको रिटर्न करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, रिटर्न नहीं करते, मनी सप्लाई आ गई, अगर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपये एक्स्ट्रा आ गया तो उसकी डिमांड क्रिएट होएगी, लोगों के पास पैसा आएगा और इन्फ्लेशन बढ़ती है फिर, ठीक है जी।
ये बताएं, ये थी आपकी पहली चीज़ करेंसी अथॉरिटी। ये क्लियर है करेंसी अथॉरिटी? अभिदीप करेंसी अथॉरिटी क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब बात आती है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब जैसे हमारे लिए तो है IDBI, कैनरा, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, तो पर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके लिए कौन सा बैंक है? तो RBI। ठीक है, चलता तो सरकारी कानून निर्देशों के ऊपर है। बैंकर टू द गवर्नमेंट भी यही बोला जाता है। तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा वैसा चाहिए, जो भी होता है वो RBI ही यहाँ पे देती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर की तरह काम कर रही होती है, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम कर रही होती है गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, एक्सेप्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। एज अ बैंकर जितने भी गवर्नमेंट की बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे किसी को पेमेंट देनी है, पेमेंट लेनी है, ठीक है, बड़ी 1000-2000 नहीं, 1000-2000 लाख 2 लाख करोड़ रुपए, इस तरीके से वो सब RBI करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। हमारे अकाउंट कहाँ होते हैं? कमर्शियल बैंक में। गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ होता है? RBI में। ठीक है, इस तरीके से। तो उनका करंट अकाउंट बैलेंस वो मेंटेन करती है, रिसीप्ट और पेमेंट करती है, पेमेंट दे देती है, लोन्स एंड एडवांसेस देती है टेम्परेरी पीरियड के लिए, और गवर्नमेंट जो है बोरो कर सकती है ट्रेजरी बिल्स को बेच के सेंट्रल बैंक को, ठीक है, उससे पैसा बोरो कर सकती है। और एज एन एजेंट, तो 2 फंक्शन यहाँ पे करे जाते हैं। एजेंट भी है सेंट्रल बैंक, तो एजेंट की तरह सेंट्रल बैंक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी पब्लिक डेट है, यानी सरकारी कर्ज जो है उसको मैनेज करने का काम RBI का होता है। RBI क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता, वो करता है कमर्शियल बैंक। RBI का ये काम नहीं है। RBI क्योंकि पब्लिक डीलिंग नहीं करता तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगा वो। बैंक तो करते ही है ना, बैंक करते हैं। और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि जैसे अब हमारा एडवाइजर कौन है? हमारे गली नुक्कड़ के वाले जो लोग होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट हो जाते हैं हमारे, अरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो भैया, बड़ा बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर का काम कौन करती है? RBI। ठीक है, मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा प्लीज़, हाँ, ठीक है, क्योंकि लेट शुरू हुई है क्लास आज, तो अभी कोई दूसरी क्लास भी नहीं है मेरी इनफैक्ट। तो सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम एडवाइस कर रहा होता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स पे। जैसे आप अभी देख रहे होंगे कोरोना काल में अभी प्रॉब्लम चल रही थी, तो सारे बैंक रेट अभी कम हो रखे हैं। RBI ने गाइड किया भाई थोड़ा सा लोन वोन सस्ता वस्ता कर दो, डिमांड आएगी। अब लोगों के पास तो पैसा है ही, ठीक है, तो लोग अब क्या, लोन होम रेट सस्ता कर दिया, गाड़ी के लोन सस्ते कर दिए, ये सस्ता कर दिया, तो लोग डिमांड क्रिएट करेगी तो खर्चा होएगा, इकॉनमी बूस्ट होएगी, ठीक है, ये चीज़ करी जाती है। ये उन्होंने यहाँ पे बताया। तो एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो RBI है, किसका? गवर्नमेंट का। इसके बाद क्या होता है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब बैंकर का बैंक, ठीक है, यानी जो कमर्शियल बैंक का बैंक है वो RBI है, और कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज कौन करता है? RBI। वो मैंने आपको पीछे ही बता दिया। अब जब भी कोई हम लोगों को दुख होता है, कोई परेशानी होती है, पैसा वैसा चाहिए, तो हम दोस्तों यार, हम मम्मी पापा, ठीक है, इन सब से ले लेते हैं, काम चल जाता है। बैंक को दुख होएगा तो बेचारा कहाँ जाएगा? हमारे पास तो आएगा नहीं, वो जाता है RBI के पास। RBI जी आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें दे दो थोड़ा सा। अब बैंक आपको मना नहीं कर, बैंक उनको मना नहीं करती है RBI पैसा दे देती है, क्योंकि ट्रस्ट है, पुराने चल रहे हैं, उनका लेन देन चलता रहता है। तो बैंकर बैंक है, और उनको सुपरवाइज भी करता है, भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। जैसे एक टाइम था मना कर दिया था कि पर्सनल लोन नहीं देने, बिजनेस लोन नहीं देने। अभी जैसे पुश बोल रहा है होम लोन दो दबा के, होम लोन्स दे रहे हैं, सबको घर चाहिए, होम लोन दो, गाड़ियों के लोन दे रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन, हाँ, अनसिक्योर्ड लोन्स पे भी जो है कोई रिस्ट्रिक्शन है, अनसिक्योर्ड लोन्स भी नहीं देने, ठीक है, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक है, उसको कोई ना कोई रेगुलेट करने वाला होना चाहिए। जैसे आपके घर पे मम्मी पापा होते हैं, इसलिए इनके मम्मी पापा RBI हैं, और क्योंकि एपेक्स बैंक है, बैंकर टू बैंक है, इस सेंस में कमर्शियल बैंक का जो RBI के साथ रिलेशनशिप है, ऐसा हमारा कमर्शियल बैंक के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है, ये चीज़ बताएं। तो कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व, CRR मेंटेन जो करवाता है अपने पास कमर्शियल बैंक का, वो कौन करवाता है? RBI। पीछे अभी हमने पढ़ा, ADS में भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो कमर्शियल बैंक कुछ प्रपोर्शन जिसको CRR बोलते हैं डिपॉजिट्स का, वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है। इस वे में सेंट्रल बैंक कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व एंड कमर्शियल बैंक की तरह काम करता है। सेकेंड है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब सारी जगह से आपकी आशा की किरण बंद हो जाती है, तो उधर से चंदा मामा आपके पास आते हैं, वो चंदा मामा आपके RBI हैं, ठीक है, कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये बोला है, थक हार के आपको कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, तो आप बैंक आपको बचाने के लिए RBI वहाँ पे खड़ा रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी, जैसे अभी येस बैंक के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, PMC बंद होने के कगार, अभी लक्ष्मी विलास बैंक का आया हुआ है, लक्ष्मी विलास बैंक का वो बंद होने के कगार पे, वो तो मर्ज करा दिया ना, जो बंद होने की कगार पे, जैसे येस का, PMC का, और हाँ जी, हाँ जी, वो कर रहे थे। तो इस चक्कर में जो है इनको प्रोटेक्ट करके चला जाता है। तो कमर्शियल बैंक जब अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाती, तो सेंट्रल बैंक उनको लोन एंड एडवांसेस दे सकता है, इसलिए इनको बोला जाता है आप हमारे माई बाप हैं, ठीक है जी। तो सेंट्रल बैंक इनको असेस करता है,
टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे इनको फंड्स दे देता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन की तरह भी काम कर रहा होता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। जो भी आप जैसे बेसिक लेवल पे क्या होता है, जब भी आप किसी को चेक इशू करते हो 3 दिन का टाइम लगता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ईशान ने एक चेक दिया, ठीक है, और मैंने अपने अकाउंट में डाला, तो आरबीआई ने क्लियरिंग हाउस फंक्शन की तरह काम करता है। तो उनके पास सब बैंकों के बैलेंस होते हैं। पहली बात तो आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, दूसरी बात बैंक के अपने अकाउंट में भी तो बैलेंस होना चाहिए ना चेक क्लियर करने के लिए। तो अब आया, अब ईशान ने मुझे चेक दे दिया, अब ईशान के बैंक अकाउंट में, जो ईशान का अपना बैंक है उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो बैंक से फिर क्लियर नहीं होता, तो टाइम लग जाता है। तो यूजली क्लियरिंग हाउस फंक्शन यही होता है, आपने चेक इशू करते हो और क्लियर करके देखता है कि इसके अकाउंट में बैलेंस है, कम बैंक के पास बैलेंस है, तो वो क्लियर चेक कर देते हो और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है पैसा। वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे ही बताया। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है काम है, डेबिट क्रेडिट लेना देना, ये सारे काम जो है आरबीआई यहाँ पे कर रही होती है। और हाँ, बैंक के पास नहीं है तो बाउंस हो जाती है। या वैसे तो टाइम ले लेते हैं वो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। खुद के अकाउंट में तो एक अलग बात है ना, वो तो एक अलग बात है, वो तो बाउंस ही बाउंस होगा। पर बैंक के पास ही पैसा ना हो तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो बैंक की पेनल्टी होगी ना, वो तो बैंक की पेनल्टी हमें नहीं कहेगी कुछ, हमें नहीं कहेगी, ठीक है, ये चीज़ बताई हुई है। और बैंक जो है सुपरवाइजर की तरह ही काम कर रहा होता है, रेगुलेट करता है, आपको लाइसेंस लेना है, आपको ब्रांचेस खोलनी है, आपको मैनेज करना है, मर्ज करना है, वाइंड अप करना है, सब चीज़ें करिए। जैसे आज की बिल्कुल हाईलाइट थी, तो आरबीआई ने बोला कि भाई जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनको बोलो कि आप अपने बैंक सेटअप करो, आप अपने बैंक सेटअप करो। तो अब ये नया मुहिम चलेगा कि उन्होंने बैंक सेटअप करें, क्योंकि ना बैंक खोलना बड़ा टफ काम है इंडिया में, ठीक है, इस तरीके। वैसे तो 100 करोड़ चाहिए होते हैं आपको बैंक खोलने के लिए, मिनिमम 100 करोड़ होंगे तो खुलेगा बैंक। नहीं, कोई भी खोल लेंगे, मतलब हरिनगर बेचना पड़ेगा और क्या होगा, गिरवी रखवा देंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया है आपका फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये आपका था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ओके, क्लियर है, ये बात समझ आई? ओके यार, ये है थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, फिर रुक जाओ ना, 10 मिनट की बात है, ख़त्म हो जाएगा, क्या कहीं जाना है, शादी वादी में जाना है? ऐसे करो, हैं रिदम आई हुई है तो पता ही तो क्या सरप्राइज हो गया। मेरे को पता था और किसी को भी नहीं पता। 3 बजे गया था। अच्छा, ओके। तो इसके बाद जो है कंट्रोलर और मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे ये पोर्शन कटा हुआ है जो मैं आपको करा रहा हूँ, बट क्योंकि एडीएस में आया हुआ था तो मैंने पहले भी कराया था, क्योंकि वहाँ अगर आ रहा है यहाँ पे नहीं समझ आया तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ये ज़रूरी बन जाती है, पर मैं दोबारा करा रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगा, वहाँ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंट्रोलर मनी सप्लाई क्रेडिट के नाम से ही बोला जाता है। आरबीआई बेसिकली हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और गवर्नमेंट बनाती है हमारी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी पे इसका कंट्रोल होता है कैसे, रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सब के थ्रू ये जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल और जो है कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इस तरीके से देखा जाए। अब क्योंकि देखो फंक्शंस पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कंट्रोलर और मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के बारे में बात आ रही है, ठीक है। और ये एक्चुअल सेम की सेम बात एडीएस वाले उसमें भी हम लोग करते हैं, एग्रीगेट डिमांड कम करना है, ज़्यादा करना है, सप्लाई कम करना है, ज़्यादा करना है, वहाँ पे भी पढ़ा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो यही चीज़ यहाँ पे करा जाता है। अब देखो क्या है, हम लोग मनी सप्लाई और क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसको। पहली बात रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये याद के कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आर के बाद एस आता है, ठीक है, आर के बाद पी क्यू आर एस, आर के बाद एस तो शॉर्ट टर्म याद रखना, आर के बाद एस तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो आरबीआई जो पैसा कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म की ज़रूरतों के पूरा करने के लिए दे देती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग जो है रेपो रेट बोलते हैं। अब रेपो रेट में क्या होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है। आप ये जितने भी पॉइंट्स पढ़ोगे, हर पॉइंट के नीचे इन्होंने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बता रखा है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आरबीआई हूँ, ठीक है, और एक सामने वाला कोई बैंक है, जैसे ईशान हमारा बैंक है, ठीक है। तो अब इसमें डीलिंग करते हैं, अब याद रखना एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है। अब मैं आरबीआई में कमर्शियल बैंक को, आरबीआई ईशान ने मेरे को बोला कमर्शियल बैंक, ईशान कमर्शियल बैंक, ठीक है, इस तरीके से ईशान बैंक करके, आरबीआई जी पैसा चाहिए, कितना चाहिए, 1000 करोड़ रुपए, ले लो, मैंने कब मना किया आपको, कोई दिक्कत वाली। अब रेपो रेट एक सर्टेन चल रहा है 4% पे ईशान हर साल पैसा ले रहा था, हर महीने पैसा ले रहा था, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर चल रहा था। अब रेपो रेट हमने बढ़ा दिया, रेपो रेट मैंने बोला ईशान पैसा ले जाओ, रेट 6% लगेगा जी। अब 2% बहुत ज़्यादा होएगा एक्चुअली में। तो ये इसमें क्या होता है कि
इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये रेट बढ़ता है, जो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक या तो पैसा लेगी या तो नहीं लेगी। अगर लेगी तो ज़्यादा पे लेगी, ज़्यादा पे लेगी तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। यूजली क्या करती है कमर्शियल बैंक, डिस्करेज कर देती है कि भाई हम नहीं लेते हैं। तो होगा क्या, जब पैसा नहीं लेगी कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा नहीं, पैसा नहीं आएगा तो वो आगे मनी सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगी और क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पैसा लेके अपने पास तो रखेगी नहीं, वो हम जैसे जनता को देती है। तो जब रेपो रेट बढ़ता है क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा और मनी सप्लाई इकॉनमी में नहीं बढ़ेगा। समझ आ गई बात? और जब रेपो रेट कम होएगा तो बढ़ जाएगा। तो इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, जब रेपो रेट बढ़ेगा क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी, जब रेपो रेट कम हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी। इन्वर्स रिलेशन इंटरेस्ट रेट होता है, ये जिस इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, ठीक है, उससे। ऐसा ही सेम बैंक रेट के साथ होता है, ठीक है, सेम बैंक रेट के साथ। ये समझ आया रेपो रेट वाला, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है रेपो रेट वाला, ठीक है। कहीं नहीं समझ आएगा पूछ लेंगे। रेपो रेट में सिंपल सी बात है, जब रेपो रेट बढ़ेगा क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। क्या होता है रेपो रेट, दोबारा बता रहे तो, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है शॉर्ट टर्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, और जब ये बढ़ जाएगा तो बैंक पैसा नहीं लेती है। जब बैंक पैसा नहीं लेगी कमर्शियल बैंक, तो वो आगे क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगी। क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगी तो इकॉनमी कम पे चलेगी इस तरीके से, और जब कम हो जाएगा तो ज़्यादा करेगी, ठीक है। अब वो डिस्करेज करने के लिए कि बाकी सारे लोग डिमांड ना करें पैसों की, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में जाएगा मनी सप्लाई बढ़ेगी, बैंक का भी क्रेडिट क्रिएशन होगा, मनी सप्लाई भी बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन हो जाता है। हाँ जी, क्रेडिट क्रिएशन कम होएगा। इन्वर्स रिलेशनशिप है ना, लिख लो, इन्वर्स रिलेशनशिप है। एडीएस में भी समझा रखा है, वो वाली वीडियो देख लेना, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही सेम बैंक रेट में, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए सेम चलेगा। बैंक रेट बढ़ा दिया क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी, बैंक रेट कम कर दिया क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी। इसका उल्टा? हाँ उल्टा, सेम ही है, मतलब बैंक रेट में भी वही है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे रेपो रेट में हुआ, बैंक रेट आप कम करोगे क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगी, बैंक रेट ज़्यादा कर दोगे क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी, ठीक है। लेना देना आरबीआई टू कमर्शियल बैंक है, ये याद रखना इसमें दोनों में। बैंक रेट बढ़ा दोगे, आरबीआई जब बैंक रेट बढ़ा देगी कमर्शियल बैंक पैसा नहीं लेगी, पैसा नहीं लेगी तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकॉनमी में, ठीक है। और कम कर दोगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन हो ज़्यादा होएगा। सिंपल सी बात है, जब पैसा सस्ते दामों में मिलेगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में देगी, भाई हम सस्ते दामों पे आपको दे रहे हैं। इस टाइम पे किया हुआ है, इस टाइम पे ऑलरेडी किया हुआ है, सब बैंकों ने अपना रेट कम किया हुआ है, इधर पीछे से आरबीआई ने भी कम किया हुआ है, ठीक है। वो बैंक का इंटरेस्ट होता है, आरबीआई टू कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट होता है, जिस रेट पे वो पैसा लेते हैं, हमारा वाला पैसा नहीं। आई बात समझिए, ईशान समझ आया भाई ये, ठीक है। अभिदीप तुम्हें समझ आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है रिवर्स रेपो रेट की, उल्टा रेपो रेट। उल्टा रेपो रेट क्या बोलते हैं हम, उल्टे हैं जी। उल्टा मतलब क्या है, बैंक रेट और रेपो रेट तो आरबीआई टू कमर्शियल बैंक है। रिवर्स रेपो रेट क्या चलता है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखवाती है, कमर्शियल बैंक उल्टा करती है, भैया हमारा पैसा आप ले लो। तो रिवर्स रेपो रेट कैसे काम करता है, दो तरीके से काम कर रहा होता है। अब जैसे मैं आरबीआई हूँ, मैंने ईशान को बोला, ईशान क्या पैसा पड़ा है तुम्हारे पास, बोलता है हाँ पड़ा है आरबीआई सर 5,000 करोड़ रुपए पड़े, दे दो। तो मैंने दे दो, रख लेता हूँ मैं। तो इंटरेस्ट रेट तो पहले तो नॉर्मली 4% चल रहा था, अगर मैं कम कर दूंगा, मान लो 2% पे लूँगा, अरे मैं नहीं रख रहा आपके, इतना तो मैं बाहर से कमा लूँगा। तो जब कम होएगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तो ईशान के जो कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा एज इट इज़ रहेगा, वो क्रेडिट क्रिएशन उस टाइम पे ज़्यादा होगी, मनी सप्लाई इकॉनमी में ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर ज़्यादा कर दूंगा तो कमर्शियल बैंक का सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा। जैसे ईशान ने बोला कि ठीक है 5,000 करोड़ पे दे दूंगा, इंटरेस्ट रेट बताओ, मैंने बोला 6%, अच्छा पीछे तो 4% पे रख लो, आप सारे का सारा पैसा रख लो। अब जब बैंक के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगी वो, तो मनी सप्लाई क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब रिवर्स रेपो रेट लिख लो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन मनी सप्लाई कम कर पाएगी। उल्टा रिलेशनशिप है इसमें भी। रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक का मनी सप्लाई क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, ठीक है। बट ये उल्टा होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, पब्लिक को पैसा, एक मिनट, पब्लिक को पैसा, पब्लिक के पास पैसा देना सिक्योर नहीं है। पब्लिक लेके भाग गई तो मेरे को दे दिया किसी ने 100 करोड़ रुपए, मैं लेके भाग जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं, किंगफिशर बन गया मैं, नहीं मोदी बन गया, कुछ भी हो सकता है, 15-16 हज़ार करोड़ रुपए लेके भाग सकता हूँ। बैंक, कमर्शियल बैंक को सिक्योर रहता है, भाई आरबीआई के पास पैसा है, जो मर्जी हो जाए दुनिया में, आरबीआई के पास पैसा हमारा सेफ है, तो वो लोग जानबूझ के उनके पास रखवाते हैं।
बट जब पैसा कमर्शियल बैंक रखवा देगी उनके पास, तो उनके पास एबिलिटी नहीं होगी क्रेडिट क्रिएशन की, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। ठीक है जी, ये चीज़ बताए। बट ये उल्टा रिवर्स रेपो रेट है ना, क्योंकि कमर्शियल बैंक पैसा आरबीआई के पास रखवाती है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखवाती है, बस ये याद रखना और कुछ नहीं। पढ़ लेना दोबारा तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, अभी ज़्यादा दिमाग में चला, अभी समझने पे जोर दो। पढ़ोगे तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इसमें इतने क्या नहीं समझ आ रहा है बताओ, बता देता हूँ क्या नहीं समझ आया। समझ क्या नहीं आया? समझ आ रहा है, लेकिन ये जो बड़े-बड़े शब्द बोल रहे हो ना, यहाँ से जा रहे हैं। 5वीं बार बता रहा हूँ, पता तुम्हें ये सही में। कोई बात पढ़ लेना एक बार। बेसिक एक्सप्लेनेशन इसका यही है, क्योंकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हो, जो टेक्निकलिटी लिखी हुई है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए करा रहा हूँ। ओके, कोई नहीं, दोबारा सुन लेना अभी। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, आप सिक्योरिटीज़ खरीद बेच सकते हो। अब बेसिकली होता क्या है कि ना, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है, या तो सेंट्रल बैंक के थ्रू होगा या सेंट्रल बैंक के पास जाके होगा, इस तरीके से जाके कर सकते हैं। अब होता क्या है, कमर्शियल बैंक की कुछ सिक्योरिटी होती है, जब वो सिक्योरिटी रखते हो तो आपको आरबीआई पैसा देता है। अब होता क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर कमर्शियल बैंक ने सिक्योरिटी दे दी, ठीक है, और सिक्योरिटी दे के आरबीआई ने उनको पैसा दे दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे ईशान ने मेरे पास सिक्योरिटी रखा है, मैंने ईशान को पैसा दे दिया, अब मेरे पास अथॉरिटी है पूरी, वो मैं सिक्योरिटी बेच सकता हूँ, वो सिक्योरिटी मैं मार्केट में बेच सकता हूँ। अब होगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, जब कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास सिक्योरिटी रखी, उनके पास पैसा आ गया, अब पैसा आ गया तो वो क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। उसके बाद उनको सिक्योरिटी वापस चाहिए, तो मेरे को कमर्शियल बैंक को सारे का सारा पैसा आरबीआई को वापस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, तो वो कर पाएंगे। अब आरबीआई ने क्या किया, क्योंकि बैंक को क्रेडिट क्रिएशन नहीं करवाना, तो आरबीआई सारी की सारी सिक्योरिटीज पब्लिक को बेच देती है। ठीक है, अब पब्लिक को बेच देगी तो पब्लिक के पास से भी पैसा सारा आरबीआई बैंक के पास आ जाएगा, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बैंक कर ही नहीं पाएगी ये चीज़ है। जैसे सिर्फ इसको मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ, प्रियांशी की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उसकी शक्ल बनी हुई है बेचारी की, समझ नहीं आया उसको, ठीक है। प्रियांशी की प्रॉपर्टी थी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, मेरे पास गिरवी रखवा दी, ठीक है, कि 10 करोड़ रुपए, कितना पैसा है, मैंने 10 करोड़ रुपए दे दिया, चलो ठीक है एक तरीके से। अब क्या है, प्रॉपर्टी वापस मिलेगी तो दोबारा पैसा ले सकती है ना। अब अब मेरे पास ये अथॉरिटी होती है बैंक के पास कि उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं अगर प्रियांशी पैसा वापस नहीं करेगी तो। यही होता है, मॉर्गेज कर देते हो। हाँ, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी तो किसी ने खरीद ली, उसके पास से भी पैसा आ गया, तुम्हारी भी क्रेडिट क्रिएशन खत्म, उसकी भी खत्म कर दी मैंने। ये चीज़ करी है, ये करती है। तो जब क्रेडिट क्रिएशन नहीं करती है तो सिक्योरिटी आरबीआई बेच देती है पब्लिक को, और जब करना होता है तो बैंक से खरीद लेगी। अब क्या हो रहा है, सारे लोग परेशान है, भाई लोन नहीं ले रहे हमसे, क्रेडिट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ईशान ने बोला सर क्या करें, मैंने बोला सिक्योरिटी है दे दो मेरे को, 5,000 करोड़ रुपए ये लोग क्रेडिट कर दे। अब उस 5,000 करोड़ का कोलेटरल की तो बात ही नहीं कर रहे ना यहाँ पे, हम तो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। वो तो एग्जांपल मैंने कोलेटरल का दे दिया था क्योंकि सिमिलर है ना, इसलिए। जब तुम्हें ये बात समझ आई ये वाली कि जब आरबीआई का जब आपका क्रेडिट क्रिएशन नहीं करवाना है तो वो सेल कर देगी सिक्योरिटी पब्लिक को, तो बैंक की एबिलिटी खत्म हो जाएगी क्रेडिट क्रिएशन की। और दूसरी चीज़, जब आपको क्रेडिट क्रिएशन करवाना है मार्केट में तो वो बाय कर लेगी सिक्योरिटी। जैसे आप सारे बैंक से मैंने सिक्योरिटी बाय, आपके पास पैसा आएगा सबके पास, और उस पैसे का क्या करोगे, आपको क्रेडिट क्रिएशन करना पड़ेगा। आप जाके सबको लोन बांटोगे, करो जी लोन दो जी लोन जी, क्योंकि अपने पास पैसा तो बढ़ेगा नहीं, आपको मनी क्रिएशन करना पड़ेगा। ये चीज़ ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन करना है तो बाय करोगे सिक्योरिटी, नहीं करना है तो सेल करोगे, ये बस। अब आई बात समझ, अभिदीप समझ आई बात? ठीक है, ये चीज़ बताइए। और इसके बाद बस सिंपल है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट हम लोगों ने कर दिया, सीआरआर है, एसएलआर है। इसका भी सेम जो बैंक रेट वगैरह जो रेपो रेट हमने पढ़ा था वैसे ही चलता है, सीआरआर बढ़ेगा सीआरआर कम होएगा। अब जैसे क्या होता है, सीआरआर कौन मेंटेन करता है, सीआरआर बोलती है आरबीआई कमर्शियल बैंक को हमारे पास मेंटेन करो, ठीक है, हमारे पास रिजर्व। सीआरआर बढ़ा देगी तो रिजर्व ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, तो बैंक के पास से ज़्यादा पैसा जब आरबीआई के पास चला जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाएगा। तो सीआरआर लिख लो, सीआरआर बढ़ेगा, मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा। सीआरआर बढ़ेगा, एरो बना के लिख लो, सीआरआर बढ़ा, मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, एरो डाउन करके लिख लेना। और सीआरआर कम होएगा, मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होएगा।
इन्वर्स रिलेशन, इसका भी इन्वर्स रिलेशन है। सेम विद एसएलआर है। एसएलआर खुद के पास रखना होता है बैंक को, और कमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है कि हमारे पास डेली इतना कैश होना चाहिए। अब बैंक बोल देगी, आरबीआई बोल देगी ज़्यादा कैश मेंटेन करके चलना है, तो क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाएगा, आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन उस केस में क्या होगा, जब एसएलआर बढ़ जाएगा, एसएलआर आपका बढ़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और एसएलआर कम होएगा तो क्रेडिट क्रिएशन मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कम होएगा तो मतलब जैसे अगर बैंक बोल रही है आपको 5% ही मेंटेन करना है, तो 1000 करोड़ 100 करोड़ का 5% हो गया 5 करोड़ रुपए, बाकी पैसा जितना भी है आप उसको बाकी लोन में दे सकते हो। ठीक है, तो कम होएगा तो फायदे में रहेंगे, क्रेडिट क्रिएशन होएगा, ज़्यादा होएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ बताइए। ओके, ये मैं दोबारा ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार पढ़ लेना आराम से। ठीक है, हल्का सा फास्ट हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो आई थॉट कि रिवाइज होगा आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, हाँ थोड़ा सा बचा। फिर एक बात आती है जो इसकी इसी में है, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका हो जाता है कि जो भी आप लोन लेने जाते हो मार्केट में, मैंने आपको ये पहले भी एग्जांपल दिया था, गाड़ी का एक एग्जांपल दिया था, जैसे अभी इस टाइम पे आप गाड़ी लेने जाओगे तो आपको 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, मिनिमम सबके लिए 20% है। ठीक है, जिसका प्रोफाइल अच्छा है उसको 10% में भी, किसी को 100% भी फाइनेंस कर देते हैं जिसका प्रोफाइल अच्छा होता है, पर सबके लिए क्राइटेरिया 20%। ठीक है, इसमें क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर 20% चल रहा है ऑटोमेटिकली, तो आपके अगर 10 लाख की गाड़ी लेने गए हो तो 2 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देनी है, 8 लाख रुपए फाइनेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बैंक ने बोला मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, बोला 50% देना। अब इमीडिएटली किसी के पास जरूरी नहीं होता कि 5 लाख रुपए एक बंदा लेके बैठा हो, 5 लाख दोगे 5 लाख फाइनेंस कराओगे, उस टाइम पे क्या होगा, लोग लोन डिमांड करने। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोग लोन ही नहीं डिमांड करेंगे, क्योंकि अब तो 50% मांग रहे हैं। अब किसी ने घर लेना है 70 लाख रुपए का, तो उसको 35 लाख रुपए जेब से डालने पड़ेंगे, तो 35 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, आएंगे ही नहीं उसके पास। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मार्केट वैल्यू और जो बैंक आपको सैंक्शन करता है पैसा। इसको कोलैटरल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोलैटरल का ही दिया हुआ है। तो जब आप बैंक से लोन लेना जाते हो और कोलैटरल रखवाते हो सिक्योरिटी, तो बैंक आपको पूरा पैसा नहीं देती। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ पूरा नहीं देगा, उसका 80% फाइनेंस करती है, या आपकी क्रेडिट कैपेसिटी पे। जैसे बोलेगी मैं तो 1 करोड़ रुपए लेने जा रही हूँ, तो आपका तो प्रोफाइल ही नहीं है, मैं आपको 60 लाख रुपए ही दूंगा, तो ऐसे बैंक क्या बोलेगी आपको 60 लाख ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसे करके हो जाता है। तो ये इन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट के बोला जाता है। इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि बैंक को कभी भी अगर कोई ऊपर नीचे होती है तो 20% का मार्जिन लेके चलते हैं जनरल लेवल पे, ताकि कोई नुकसान हो, फ्लक्चुएशन हो तो हम मैनेज कर पाएँ। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के बारे में बताया। इसमें मॉरल सुएजन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, विच इज़ वेरी सिंपल। मॉरल सुएजन में क्या होता है कि बैंक जो है लेटर्स, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब के थ्रू जो है बैंक्स को बोलता रहता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को कि आपको लोन वोन नहीं देने हैं, ये चीज़ नहीं करनी है, वैसा नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा होता है। जब जितना ज़्यादा मॉरल सुएजन होएगा, ये बैंक के ऊपर, तो मॉरल सुएजन का ये होता है, तो डिस्कशन लेटर स्पीचेस के थ्रू करा होता है, पर ये डिपेंड करता है कमर्शियल बैंक के ऊपर ही आपको पैसा देना है या नहीं देना है। ठीक है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा डिस्करेज करेगी लैंडिंग कमर्शियल बैंक, और अगर जितना कम करेंगे तो एनकरेज करेगी। बस यही सिंपल सी बात है, बातों से होता है ये। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सिंपल होता है, बैंक आपको वही लेटर डिस्कशंस के थ्रू ये बोलता रहता है, कॉन्फ्रेंसेस स्पीचेस के थ्रू आपको इन पर्पज़ के लिए लोन देना है, इन पर्पज़ के लिए लोन नहीं देना है। इसको क्रेडिट राशनिंग भी बोला जाता है। क्रेडिट राशनिंग लिख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, क्रेडिट राशनिंग, राशन वाला राशनिंग। ठीक है जी, तो इसमें जैसे बोलते हैं मैरिज, जैसे पहले लोग होते थे मैरिज लोन ले लिया है ना, पर्सनल लोन ले लिया, बिजनेस लोन ले लिया, उन सबको बंद कर दिया है। ठीक है, कुछ बहुत कम कर दिया है, तो वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में रोक देते हैं। अगर बोलेंगे दो तो शादी के लिए लोन ले जाओ, भाग जाओ पैसे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दहेज में लोन दो, ले लो 10 लाख का लोन, 20 लाख का, 50 लाख, 1 करोड़ का। तो ऐसे पहले करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि वो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए होता है ना, और बैड डेट हो जाता था तो बंद कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ बताइए। और लास्ट इन्होंने ये मार्क कर लीजिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल क्योंकि हमने ये पढ़ी ली है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जैसे अभी आप पीछे पढ़ते आए हो, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, LRR, ठीक है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं, उससे पहले तक है, ये सब क्वांटिटेटिव है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन, सिलेक्टिव कंट्रोल, ये सब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्वालिटेटिव, जहाँ पे नंबर्स के साथ खेल रहे हो वो सब क्वांटिटेटिव है, और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन, सिलेक्टिव कंट्रोल, ये क्वालिटेटिव है।
ठीक है, ये डिफरेंस है और इसका डिफरेंस यहाँ पे दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना पड़ेगा। तो ये अभी याद कर लीजिएगा, इसमें वही बताया हुआ है। हाँ क्या कह रहे हो प्रिया जी, ये बताया हुआ है। ठीक है जी, समझ आई बात ये या नहीं आई? किसी को कुछ पूछना है? पक्का विशाल क्लियर है ना? अभिदीप इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट? ठीक है ठीक है। और इसमें आपका ना सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस वैसे तो आता नहीं है, आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें सारा हो गया है। ठीक है, इसकी वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, ये मैं अपलोड कर दूंगा अभी, तो आप एक बार आराम से देख लीजिए, पर एक बार गो थ्रू कर लेना क्योंकि मैंने लाइन टू लाइन आपके लिए नहीं पढ़ा है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये आप देख लीजिएगा आराम से। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और कहीं कोई डाउट होगा पढ़ने बैठे तो पूछ लेना प्लीज़। हाँ।